हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक पेरियार। आज हम देखेंगे प्रतीक सर BHU ऑनलाइन क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल, जो शेष महत्वपूर्ण स्थल रह गए हैं, जरा उसे देखते हैं। आइएगा कि महत्वपूर्ण जो स्थल थे, समझिए कि महत्वपूर्ण स्थलों में आज हम सबसे पहले देखें कालीबंगा का अध्ययन करेंगे। कालीबंगा समझिए, पहले ये जानिए कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, क्योंकि वो कभी भी पूछ लेगा आपसे कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। तो काली रंग की चूड़ियां, समझिए काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ होता है ना। कभी कभी ये नेट और JRF में पूछ लेता है इसी प्रश्न को, है ना। और एक बात देखिए कि हमारी जो वीडियो है ये नेट वालों के लिए, JRF वालों के लिए है, ठीक है। नॉलेज के लिए इसे कोई भी देख ले, ठीक है। तो कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। अब समझिए पहले कि जो कालीबंगा था कहाँ पर, पहले ये समझिए। तो ये था राजस्थान में भाई, राजस्थान, और राजस्थान के गंगानगर जिले में था भाई, गंगानगर जिले में, ठीक है। अब गंगानगर को आज वर्तमान में हनुमानगढ़ बोला जाता है, वो आप ध्यान से देखिए। इसके बाद ये राजस्थान के गंगानगर जिले में था कौन, कालीबंगा। और इसकी जो खोज की थी कालीबंगा की, वो की थी अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने की थी भाई। पहले तो बस ये जानिएगा, ये बस इसका प्राइमरी डाटा जानिए अभी फिलहाल। अब देखते हैं कि कालीबंगा की मुख्य विशेषता क्या थी। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए बार बार हम इसी का अध्ययन कर रहे हैं कि ये रहा भाई इसका पश्चिमी टीला, और ये रहा भाई इसका पूर्वी टीला, ठीक है। अब देखिएगा कि अब तक का जो हमने अध्ययन कराया है, आपने देखा होगा कि पश्चिमी टीले की चार दीवारी की जाती थी। जैसे मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में पश्चिमी टीले की चार दीवारी की गई थी। इस नगर की यानी कि ये पूर्वी टीले की चार दीवारी नहीं की गई थी, क्योंकि मैंने बताया, बार बार मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि इस पश्चिमी टीले को क्या बोला जाता है, दुर्ग या गढ़ी। इसे नगर संज्ञा, इसे नगर बोला जाता है। लेकिन कालीबंगा में इसकी भी चार दीवारी की गई थी। समझिए जो मैंने बनाई है ये चार दीवारी है, और इसकी भी चार दीवारी की गई है भाई। तो वो प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले दोनों की चार दीवारी की गई है ना। जो यानी कि या तो इसे चार दीवारी बोलिए या सुरक्षा प्राचीर बोलिए, है ना, कि सुरक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है। तो देखिए, तो ये कालीबंगा दोनों घिरे हुए हैं कालीबंगा के, है ना। अब देखते हैं इनकी मेन विशेषता क्या रहेंगी। तो देखिए कालीबंगा की विशेषताओं पे जरा ध्यान दें हम। एक तो यहाँ समझिए कि कालीबंगा में हमें एक युग्म समाधान मिला है, युग्म समाधान। और भाई ये युग्म समाधान की विशेषता क्या है कि इसमें एक महिला और एक पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। तो इसे हम कह सकते हैं सती प्रथा का साक्ष्य, सती प्रथा का साक्ष्य। यानी इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि भाई एक महिला और एक पुरुष को यहां भी दफनाया गया था कालीबंगा में। तो यहां से भी सती प्रथा का साक्ष्य निकल के आता है। और एक सती प्रथा का साक्ष्य हमने कल पिछली वीडियो में लोथल में भी बताया था, एक चीज आई निकल के, एक विशेषता। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर कि देखिए कालीबंगा में जो एक खोपड़ी मिली है, समझिए कि एक खोपड़ी है, ये खोपड़ी है। अब इसमें 6 छेद हैं, 1 2 3 4 6 छेद हैं। इस प्रकार से इन 6 छेदों से इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया
कि इस व्यक्ति की शल्य चिकित्सा की गई होगी। तो यहां से शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के भाई साक्ष्य यहां से मिलते हैं। समझिएगा कि एक खोपड़ी थी, उसमें 6 छेद थे। इन 6 छेदों के आधार पर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि यहां से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें मिलते हैं। समझिए बात को। अगला अगर हम देखें इसके अलावा कि अब और क्या क्या मिलता है यहां से, तो समझिए कि यहां हमें 7 कितनी 7 यज्ञ वेदी मिली हैं। यज्ञ वेदी। अब इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि इन यज्ञ वेदी जो मिली हैं कि कालीबंगा के लोग यज्ञ अपने समय में करते थे। उन्होंने ये अनुमान लगा दिया। वो हमारे यहाँ के इतिहासकारों की विशेष विशेषता तो है कि वो वर्तमान और भविष्य की बातें अपने विषय में नहीं जानते, लेकिन वो 4000 वर्ष पीछे जाके अतीत की बातों की घोषणा करने में माहिर हैं। महारत हासिल कर रखी है उन्होंने इस विषय में। तो यज्ञ वेदियों का उन्होंने अनुमान लगा के बता दिया कि जी मिली तो उन्हें यज्ञ वेदी है, लिपि उनके बस की नहीं थी, पढ़ी गई कि लिपि वो पढ़ नहीं पाई। और ऐसे ऐसे महारथी भी हमारे यहाँ पैदा हो गए इतिहासकार, जिनका नाम है बीवी लाल। उन्होंने तो एक बार फिलो में, वो कोलकाता यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियंस रह चुके हैं बीवी लाल। उन्होंने एक बार फिलो में घोषणा कर दी कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया। ये भी घोषणा उन्होंने कर दी। उन्हें मतलब ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रहने वाले व्यक्ति को शर्म बिल्कुल भी नहीं लगती है। ये खास विशेषता है उन लोगों की कि वो झूठी घोषणाओं में विश्वास पूरा रखते हैं। देखिए आगे क्या होता है कि यहाँ से हमें 7 यज्ञ वेदियां मिली। यहाँ और क्या क्या मिलता है हमें, जरा देखें कि यज्ञ वेदी के अलावा कि हमें और क्या मिला। कि एक समझिए एक मृण पट्टिका मिली है। अगर मैं बताऊं मृण पट्टिका, समझिए इसे बोलेंगे मृण पट्टिका। इस मृण पट्टिका पर एक तरफ, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं दिखा दूं आपको कि जैसे समझिए ये मृण पट्टिका है, दिख रहा है। इस तरफ हम अगर देखें तो इस तरफ तो सींग युक्त देवता की एक तस्वीर है, और यदि इधर ऐसे देखें तो एक मनुष्य अपने साथ बकरी ले जाता हुआ दिखाया गया है। समझ आ गया होगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया है। तो समझिए मैं अब लिख दूं कि एक तरफ तो इसके क्या है, सींग युक्त देवता, सींग युक्त देवता, और एक तरफ उसके क्या है भाई मृण पट्टिका पर एक तरफ है कि एक मनुष्य बकरी ले जाता हुआ दिखाया जा रहा है, अपने साथ बकरी ले जाता हुआ दिखाया गया है। भाई ये भी समझिए। अगर यहां हम देखें तो समझिए यहाँ कि हमें यहाँ लकड़ी की नालियां मिली हैं। लकड़ी की नालियां, और लकड़ी की नालियां मिलने के कारण ये समझिएगा कि लकड़ी की हमें नालियां मिली हैं, इसलिए इतिहासकारों ने ये बताया कि वहां कुछ सार्वजनिक नालियां नहीं निकाली गई थी, इसलिए वहां पानी यानी जो गंदा पानी है उसे निकालने की खराब व्यवस्था अगर देखी जाए तो वो कालीबंगा में ही पाई गई है। समझिए, यही इसके आगे लिख सकते हैं कि लकड़ी की नालियां मिलने के कारण ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि यहाँ पानी निकालने की खराब व्यवस्था थी। समझिए, अगला देखते हैं कि और क्या हमें प्राप्त हुआ यहाँ से। कि लकड़ी की नालियों के बाद हमें मिलता है यहाँ से, समझिएगा ये यहाँ समझाऊंगा मैं कि समझो इस प्रकार से काफी मानोधारियां खींची हुई हैं, ठीक है। अब ये खेत है, ये खेत है ना, जुता हुआ खेत मिला, उसकी विशेषता क्या कि ये रहा, ये रही, ये रही, है ना। इसे
जालीदार खेत बोला गया है भाई, जालीदार खेत। अब समझिए कि इसकी जो ये खेत जो है, इसकी जो ये वाली जो इसे जोता गया, इस प्रकार से जोता गया कि समझिए ये और ये जो दूरी है ये तो दिखाई जाएगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पर क्या बोया जाएगा? चना। एक बात। और यहां से यहां तक की दूरी जो रहेगी वो रहेगी 190 सेंटीमीटर भाई। और यहां क्या बोया जाएगा? सरसों। समझिए, तो एक साथ कालीबंगा में यहां हम दिखा दें कि कालीबंगा में एक साथ यानी कि एक साथ दो फसल बोए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अब वो एक साथ दो फसल कौन सी बोते थे? एक चना बोते थे और एक सरसों बोते थे भाई, सरसों। समझिए, मैंने ये समझाया, इस प्रकार से बोते थे, है ना। यहां समझिए चना और सरसों बोने के साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिले। कालीबंगा में एक बात और समझिएगा कि कालीबंगा से हमें, यहां मैं लिख दूं तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। किसके भाई? भूकंप के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। अब समझिए कि कालीबंगा से जब हमें भूकंप के साक्ष्य मिले तो इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि कालीबंगा की जो सभ्यता थी वो भूकंप के कारण नष्ट हुई होगी। तो भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं, है ना। और देखते हैं कि और क्या क्या मिलता है। अब देखिए कि यहां से हमें और क्या मिलता है कि कालीबंगा में, ये देखिए कालीबंगा में अगर मैं कहूं कि कालीबंगा में यहाँ ऊंट की हड्डी हमें मिली है, ऊंट की हड्डी हमें मिली है भाई। अगर पूछे भाई, ये प्रश्न एक बार तो आ गया है नेट में, नेट और जेआरएफ में एक बार तो पूछ लिया है ना। और अब पता नहीं कभी पूछेगा या नहीं पूछेगा। कि वो पूछा था कि बताइए ऊंट की हड्डी कहाँ से पाई गई है? तो कालीबंगा से पाई गई है। एकमात्र स्थल है बस ऊंट की हड्डियों का पाने वाला। और वैसे भी आप ये अंदाजा लगाइएगा कि कालीबंगा जो है राजस्थान में, राजस्थान रेगिस्तान है और ऊंट ज्यादातर रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं। तो ऊंट की हड्डी जो थी वो कालीबंगा से पाई गई। कालीबंगा की एक विशेषता और जानिएगा कि कालीबंगा में हमें ये समझिएगा कि अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंट मिली है, अलंकृत ईंट मिली है भाई। समझिएगा, अलंकृत ईंट किसे कहते हैं? कि जिन ईंटों पर फूल पत्तियों की कढ़ाई कर दी जाए उन्हें अलंकृत ईंट कहते हैं। और वो बरामदे में ईंट बिछाई गई थी कालीबंगा में, है ना। तो यहाँ से अलंकृत ईंटों के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा की बस यही खास खास विशेषता थी। कितनी विशेषता हो गई? 9 विशेषता हो गई। और 9 विशेषताओं के अलावा अब इसकी कोई विशेषता नहीं है। बस आपको इस पर ध्यान देना है कि कालीबंगा की क्या क्या विशेषता थी। कि ये अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। ये राजस्थान के गंगानगर जिले में थी। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, तो बस यह है इसकी खासियत है कि यहाँ 2 फसल बोए जाने के यहाँ जुता हुआ खेत मिला है भाई, है ना। क्योंकि जुता हुआ खेत मिला था तभी वहां देखा गया था चना और सरसों की खेती हुई थी, है ना। जुता हुआ खेत, है ना। समझिए, तो समझिए आप कि जुते हुए खेत में चना और सरसों की खेती होती थी। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो कालीबंगा का जो पूरा का पूरा कंटेंट था वो समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि कालीबंगा के बाद अगला स्थल कौन सा रहेगा। धोलावीरा को ले लेते हैं, धोलावीरा का अध्ययन करते हैं कि इसे मिटा लें और फिर धोलावीरा को देखते हैं कि धोलावीरा की क्या क्या विशेषताएं रहेंगी। समझिए भाई अब कि अब हम धोलावीरा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धोलावीरा, धोलावीरा। पहले तो ये समझिए कि धोलावीरा का अर्थ क्या होता है। तो भाई बताया गया है धोला का अर्थ होता है, धोला माने सफेद, सफेद। और वीरा माने होता है भाई कुआं,
कुआ। तो आप समझ गए धोलावीरा का अर्थ क्या हुआ, सफेद कुआ। अब पूछे वो कि धोलावीरा की खोज किसने की थी, तो आप समझिए इसकी जगपति जोशी ने खोज की थी। जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। एक बात तो ये समझिएगा। दूसरी, ये धोलावीरा है कहाँ पर ये जानिए थोड़ा सा, कि मैंने आपको सबसे पहली वीडियो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता की देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि धोलावीरा कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में है ना। तो ये कहाँ पर है भाई, ये समझ लीजिए फिर दोबारा, गुजरात में, गुजरात। और गुजरात में भी कहाँ, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में है भाई, खाड़ी, ये समझिए है ना। और इसकी खोज किसने की थी, जगपति जोशी ने। ये तो बस प्राइमरी डाटा रहा, मेन इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। समझिए अब क्या है कि धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है कि देखिए कि धोलावीरा में एक तो देखो, ये तो हुआ पश्चिमी टीला, ये हुआ आपका समझिए, ये था भाई आपका पूर्वी टीला। पश्चिमी हो गया, पूर्वी टीला हो गया। पूर्वी टीला पहले लिख दें, आप कंफ्यूजन में ना हो। पूर्वी टीला, ये क्या हुआ, पश्चिमी टीला। ठीक है। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था कि यहाँ एक टीला और मिला था जिसे इतिहासकारों ने नाम दिया था मध्य टीला। इन दोनों के बीच का टीला, इसका नाम क्या था, मध्य टीला। मध्य टीला भाई समझिए बात को। अब इन टीलों की विशेषता जानिए कि टीलों की विशेषता क्या थी, कि इन टीलों की तीनों टीलों की चार दीवारी हो रही थी। समझिए मैंने पेन फिरा दिया तो समझिए ये मैंने दीवार इनके चारों तरफ बना दी। इसकी भी चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई थी, इसकी भी चारों तरफ भाई चार दीवारी बनी हुई थी। फिर इसकी एक विशेषता और जानिए कि तीनों टीलों की एक तो चार दीवारी थी और इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने फिर एक सबसे बड़ी दीवार के माध्यम से समझिए इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से इन तीनों को एक साथ भाई घेर दिया। ऐसे देखो कितनी जबरदस्त इसकी व्यवस्था बनाई है उन्होंने, कि फिर उन्होंने इसका एक ही दीवार से तीनों टीलों को घेरा। पहले तो अलग अलग चार दीवारी में घेरा, फिर एक ही दीवार से तीनों को घेर दिया। समझिए अब इनकी विशेषता जानिए कि विशेषता क्या थी। वैसे प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जो तीन भागों में टूटा हुआ था, तो आप बताएंगे धोलावीरा। और धोलावीरा के तीनों भागों की चार दीवारी हो रही थी। बस अब यहाँ की कुछ विशेषता जानिए कि देखो एक ये रहा पश्चिमी टीला, ये मध्य टीला। पश्चिमी टीले और मध्य टीले के बीच में जो ये स्पेस है भाई, ये समझिए ये वाला, यहां पर हमें क्या प्राप्त होता है ये समझिए कि इसका नाम क्या है, जुनीकुरन। इसका नाम था जुनीकुरन। और जुनीकुरन से हमें क्या प्राप्त होता है भाई, स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई। अब समझिए कि स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि इस स्टेडियम का वो उपयोग किसके लिए करते थे, कि वो उसमें क्रिकेट खेलते थे या हॉकी खेलते थे या कोई घोड़ा दौड़ाते थे। भाई ये तो वही जाने कि इसका उपयोग वो किस लिए करते होंगे। लेकिन हाँ ये सच है कि हमें एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला है ना। वो पूछेगा कि बताइए स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो धोलावीरा में जो जहां से स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ उस स्थल का नाम क्या था, तो जुनीकुरन। ये समझना होगा आपको, है ना। इस पे किसी राष्ट्रवादी ने टिप्पणी नहीं दी, यानी वो खुलेआम कह सकता था कि धोलावीरा क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम था, कह सकता था उसका अगर बस चलता तो। अगला देखते हैं कि अगली विशेषता क्या रहेगी। एक देखिए कि धोलावीरा में हमें एक समझिए, एक ये समझिए,
ये धोलावीरा में हमें ये इसका नाम है नाम प्लेट, एक नाम प्लेट मिली है भाई, नाम प्लेट, इसका क्या है नाम प्लेट। और इस नाम प्लेट में कितने अक्षर हैं भाई 10 अक्षर हैं, है ना। इस नाम प्लेट में कितने अक्षर थे 10 अक्षर थे। और इसका नाम इतिहासकारों ने क्या दिया सूचना पट्ट अभिलेख, सूचना पट्ट अभिलेख, अभिलेख। अब समझिए बात को कि अब मैं इसे समझा दूं ये नाम प्लेट क्या। आपने देखा होगा कि आपने मोटरसाइकिल देखी होंगी और मोटरसाइकिल में आगे और पीछे एक प्लेट लगी रहती है व्हाइट कलर की, जिसपे ऐसे इस कुछ पर देखो ऐसे लिखा रहता है कुछ इस तरह से यूपी, है ना। जैसे यूपी की गाड़ी होगी तो यूपी 13, है ना, यूपी 13 ए, है ना, 23 44 नंबर हो गया, कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है ना। वो नाम प्लेट ही तो होती है। इसी प्रकार की एक नाम प्लेट मिली है कहां से धोलावीरा से, और उस पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि होती थी उस लिपि में 10 अक्षर हैं। इस नाम प्लेट पर 10 अक्षर हैं, उन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं, वो एक अलग मैटर है। तो वो सूचना पट्ट अभिलेख कहलाता है ना। तो वो पूछ लेगा कि बताइए 10 अक्षरों की नाम प्लेट सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिली, तो आप आसानी से बता देंगे, मुझे उम्मीद है कि धोलावीरा आप कर देंगे। और देखते हैं कि और क्या मिलता है यहाँ से। समझिए धोलावीरा से एक चीज और मिलती है कि यहाँ से हमें, समझिएगा कि यहाँ से हमें 16 तालाब मिलते हैं, 16 तालाब मिलते हैं। अब इन तालाबों की विशेषता समझिए कि 16 तालाब मिलते हैं और ये तालाब किस प्रकार से डिजायर किए गए थे कि मानो जैसे बारिश पड़ रही है तो बारिश का पूरा पानी उस तालाबों में भर जाता था, और उन तालाबों में जब वो भर जाता था तो उस पानी को धोलावीरा के जो लोग थे उस पानी को अपने लिए यूटिलाइज करते थे। अब वो किस लिए किस उपयोग में लेते थे उस पानी को ये तो नहीं बता सकते हम, लेकिन हाँ यूटिलाइज उस पानी का वो करते थे, क्योंकि उन्होंने उसका इसी प्रकार से डिजायर किया कि पूरा पानी बारिश का उन तालाबों में भर जाए। लेकिन आज देखो वर्तमान में कि समस्या ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पानी, बारिश जैसे पानी को भी जोड़कर और उसे उपयोग में लेते थे। हमारे यहाँ लाखों करोड़ों समरसेबिल लगे हुए हैं और दिन रात कोई भी समरसेबिल को चलाता है और घंटों शुद्ध पानी गंदी नालियों में बहता रहता है, गंदी नालियों में बहता रहता है। इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कितनी समझ होगी कि आज हम वर्तमान में हम कहते हैं कि हम बहुत समझदार व्यक्ति हो चुके आधुनिक भारत में। लेकिन देखो हैरानी की बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय उस पानी का उपयोग करते थे, उसे जोड़ के रखते थे, और यहाँ देखो कि इतनी मूर्खता दिखाई जाती है कि ना जाने करोड़ों अरबों लीटर पानी डेली अच्छे पानी को नाली में बहाया जाता है ना। तो यहाँ कंपैरिजन तो इसे क्या बोलेंगे 16 तालाब मिले हैं, और इससे इतिहासकारों ने बताया था जल प्रबंध की बेहतर व्यवस्था कहाँ पाई गई है भाई। जल प्रबंध की बेहतर व्यवस्था तो धोलावीरा में पाई गई है। अब एक और खासियत देखिए कि यहाँ अगर हम देखें तो समझिए कि धोलावीरा में हमें शैलकृत, शैल माने होता भाई चट्टान, शैलकृत स्थापत्य जल कुंड पाए गए भाई, जल कुंड पाया गया। समझिए आप, शैल माने चट्टान, यानी चट्टानों से काटकर उन्होंने चट्टानों को काटकर और जिसमें जल को इकट्ठा किया जा सके ऐसे जल कुंडों का निर्माण किया था धोलावीरा के लोगों ने। तो यहाँ जल की एक बेहतर व्यवस्था को दर्शाया गया है ना। एक खासियत और जानिए तो धोलावीरा भी आपका खत्म, कि धोलावीरा जो था गुजरात में और कच्छ की खाड़ी में, और गुजरात जो है आपको पता है समुद्र के किनारे है ना। तो यहाँ जो ये गुजरात और कच्छ की खाड़ी में था, तो यहाँ से हमें समझिएगा, यहाँ से हमें एक साक्ष्य मिलते, वो क्या है, समुद्री सुनामी
लहर कि समुद्री सुनामी लहर के कारण धोलावीरा का पतन हो गया था, है ना। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। समुद्री सुनामी लहर या कहें समुद्री सुनामी जो आपदा थी वो यहां आई थी, है ना। तो ये हो गया, बस धोलावीरा की यही विशेषता है और कोई विशेषता नहीं है इसकी। जो एक तो जूनी कुरन वाली हो गई, 10 अक्षरों का सूचना पट। और एक बात और जानिएगा कि बस लास्ट कि जो धोलावीरा था, धोलावीरा का जो आकार था वो था आयताकार। पूछ ले कि धोलावीरा का जो आकार है वो कैसा है भाई, तो आप बताएंगे आयताकार। धोलावीरा आपका खत्म। इसके बाद हम देखते हैं बनावली कि बनावली जो था हरियाणा में, है ना, कि उसकी क्या विशेषता रहेगी। तो जरा इसे हटाएं तो बनावली भी देखें। देखिए भाई, बनावली की बातें करते हैं हम अब कि बनावली की क्या क्या विशेषता है। बनावली सबसे पहले तो ये जानिए कि बनावली है कहाँ पर, तो ये रंगोई नदी पर है भाई, रंगोई नदी, है ना। और इसकी खोज की बात कोई कहे तो इसकी खोज R.S. बिस्ट ने की थी। कोई पूछे कि भाई इसकी खोज किसने की थी, तो R.S. बिस्ट ने की थी। इतना बस याद रखना। आगे देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या रहेगी कि रंगोई में हमें एक मिट्टी का हल या हल की जगह आकृति आ जाए कि हल की आकृति, समझिए कि मिट्टी में हल की एक आकृति हमें मिली है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वो मिट्टी का हल बना सकते हैं तो हो सकता है कि उन्होंने हल लकड़ी का बनाया हो खेतों की जुताई करने के लिए। एक बात समझिए। दूसरा हम देखें यहाँ कि एक विशेषता हुई। दूसरी विशेषता यहाँ जौ का अच्छी मतलब जौ जो था अच्छी नस्ल का पाया गया है, अच्छी नस्ल का जौ पाया गया है भाई यहाँ। तीसरी अगर विशेषता देखें तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था यानी गंदे पानी को निकालने की इस बनावली में पाई जाती है। यानी कि नालियों की सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था, नालियों की सबसे खराब व्यवस्था, सबसे बेकार व्यवस्था भाई कहाँ पाई जाती है, बनावली में पाई जाती है। नालियों की सबसे बेकार व्यवस्था सब, एक तो बनावली हो गया और दूसरा भाई कौन था, मैंने अभी पढ़ाया था बनावली, और दूसरा मैंने बताया था कालीबंगा, कालीबंगा, है ना। क्योंकि कालीबंगा में लकड़ियों की भाई नालियां पाई गई हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नालियां थी, सार्वजनिक नालियां, इस प्रकार की नाली नहीं पाई गई हैं। तो उन्होंने इतिहासकारों ने अपना अनुमान व्यक्त किया है कि कालीबंगा में भी नालियों की ठीक व्यवस्था नहीं थी और बनावली में भी नालियों की ठीक व्यवस्था नहीं थी, है ना। जौ की अच्छी नस्ल पाई जाती है यहाँ, नालियों की सबसे बेकार व्यवस्था है बनावली में, और मिट्टी का एक हल हमें या मिट्टी की एक आकृति हमें मिलती है ना। तो बनावली की हमने कितनी विशेषता देखनी है, 3 विशेषता देखनी है और कोई विशेषता नहीं है इसकी, बस ये विशेषता बनावली की खत्म हुई। बनावली के बाद हम देखते हैं चुन्नू दड़ों की भाई, किसकी देखेंगे, चुन्नू दड़ो। पहले तो समझिए कि चुन्नू दड़ो था कहां पे, तो मैंने आपको बताया है कि ये सिंध प्रांत में था, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और भाई ये सिंध प्रांत कहां पर है, पाकिस्तान में, समझिएगा। चुन्नू दड़ो सिंध प्रांत में और वो भी पाकिस्तान में। और इसकी खोज किसने की थी, तो भाई इसकी खोज की थी N.G. मजूमदार, मजूमदार ने इसकी खोज की थी भाई। किसने, N.G. मजूमदार ने। अब देखिएगा कि यहां से हमें मिलता क्या क्या है ना। तो एक बात तो ये जानिएगा कि यहां से जो हमें मिलता है, यहां से चुन्नू दड़ों से समझिए कि सबसे पहले इसका जान लीजिए चुन्नू दड़ों का कि समझिए ये रहा इसका एक पश्चिमी टीला हो गया, ये इसका पूर्वी टीला हो गया। अब इन दोनों के दोनों टीलों की यानी कि पश्चिमी टीला
और भाई पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, इसे नगर की संज्ञा दी गई है और इसे दुर्ग या गढ़ी की संज्ञा दी गई है सभी वीडियो में। अब समझिएगा कि यहां से एक विशेषता मैं बताऊं आपको कि यहां इन दोनों की चार दीवारी नहीं हुई थी, यानी इनके लिए सुरक्षा प्राचीर नहीं बनाई गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया धोलावीरा में तो सबकी चार दीवारी करी गई है, हड़प्पा में की गई थी इस वाले की, इसकी नहीं की गई थी, मोहनजोदड़ो में की गई थी, लोथल में तो लोथल में दोनों एक ही उससे घेर दिए थे चार दीवारी से, है ना, लेकिन इन दोनों में दोनों की ही चार दीवारी नहीं की गई है। एक बात तो आपको ये समझनी होगी। अब देखते हैं इनकी विशेषता क्या क्या है। विशेषता में अगर मैं कहूं तो एक बात देखिए कि यहां से हमें क्या मिलता है, मिट्टी की बनी नाली, मिट्टी की पकी नाली, पकी नाली, भाई मिट्टी की पकी नाली अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, चुन्नू दड़ों से हमें मिट्टी की पकी नाली मिलती है। अगर मैं अगला देखूं कि अगला क्या है, तो अगला देखिए भाई यहाँ कि महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के सौंदर्य से संबंधित जैसे लिपस्टिक, काजल, पाउडर, इत्र के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। मैं लिखे देता हूं लिपस्टिक के, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, इत्र के साक्ष्य, या वो पूछेगा महिला सौंदर्य के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो भी चुन्नू दड़ो। अब उस महिला सौंदर्य के साक्ष्यों में होता क्या क्या चीज है भाई, तो वो मैंने लिख दी, लिपस्टिक होती है, काजल होती है, पाउडर होती है, इत्र होता है, कि साक्ष्य कहां से मिलते हैं, चुन्नू दड़ों से, है ना। मिट्टी की पकी नाली चुन्नू दड़ों से, और देखते हैं कि और क्या क्या मिलता है चुन्नू दड़ों से। तो चुन्नू दड़ों से हमें समझिए एक चीज और मिलती है यहाँ से कि आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि लोथल से मन के बनाने के कारखाने पाए गए थे, तो यहाँ भी भाई समझिए मन के बनाने के कारखाने पाए गए हैं, मन के बनाने के कारखाने पाए गए थे भाई, कारखाने। भाई पूछे आज के बाद आपसे कि बताइए मन के बनाने के कारखाने कहां से पाए गए हैं, तो आप क्या करेंगे भाई, चुन्नू दड़ों से मन के बनाने के कारखाने पाए गए हैं। यहां से एक चीज और देखिएगा क्या मिलता है, यहां से बक्राकार ईंट के साक्ष्य, बक्राकार ईंट, अगर पूछे कि भाई बक्राकार ईंट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आप बताएंगे चुन्नू दड़ों से मिलते हैं भाई बक्राकार ईंट के साक्ष्य। अब एक चीज और जानिए, बस इसकी एक चीज और जानेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद इसके कंटेंट ही खत्म हो जाएगा। कि हमें समझिए एक, हमें एक ईंट मिली है, ईंट। अब समझिए मानिए कि ये ईंट है भाई, ये ईंट है, ठीक है भाई, ईंट। इस ईंट पर होता क्या समझिएगा, ये कहां से मिली है, चुन्नू दड़ों से एक ईंट मिली है, वहां स्पेस कम है इसलिए नहीं दिखा रहा, यहां समझिएगा और ये लिखना होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका, कि हमें एक ईंट मिली है, ये रही ईंट, इस ईंट पर एक बिल्ली है भाई, बिल्ली, और वो बिल्ली भाग रही है, भाग वो क्यों रही है, क्योंकि उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है। तो वो पूछेगा कौन दौड़ रहा है, कुत्ता, कि ऐसी ईंट, वो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी ईंट कहां से पाई गई है कि जिसका पीछा कुत्ता कर रहा है, यानी जिस बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है। तो आप क्या बताएंगे, चुन्नू दड़ों से एक ऐसी ईंट पाई गई थी कि जिसमें एक बिल्ली दौड़ रही है और जिसका पीछा कुत्ता कर रहा है। तो ये समझिएगा कि और क्या क्या इसकी विशेषता रहेगी, कि एक विशेषता हुई, 2 3 4 5, एक विशेषता और जानिए कि एक विशेषता और क्या है, तो वो है भाई कि यही चुन्नू दड़ों पर, जब ये चुन्नू दड़ों क्या है भाई, चुन्नू दड़ों जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। जब ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाती थी, यानी जब ये नष्ट हो जाएगी, तो यहाँ एक संस्कृति पैदा होती है, और उस संस्कृति का नाम भाई क्या था, झूकर।
और जब ये झूकर संस्कृति यानी झूकर संस्कृति, और जब ये झूकर संस्कृति समाप्त हो जाएगी किसी कारणवश, तो यहां एक संस्कृति और पैदा होगी, उसका नाम था झाकर संस्कृति। और आपसे वो प्रश्न कैसे पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां झूकर और झाकर संस्कृति के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे चुन्नू दड़ों से। ठीक है भाई, तो चुन्नू दड़ों की बस यही विशेषता है और कोई विशेषता नहीं है। आप समझिए कि आपका चुन्नू दड़ों भी कंप्लीट हुआ। अब हम अगली वीडियो में आएंगे, क्योंकि आपके जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब हम महत्वपूर्ण स्थल के बाद सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब आप अच्छे से इसे पढ़िए, देखिए, और अगला वीडियो हम जब लेके आएंगे तब बताएंगे।